बुलेटिन की शुरुआत झारखंड के पलामू में कल दो समुदायों के बीच हुई हिंसा के साथ करेंगे। महाशिवरात्रि के लिए पलामू के पांकी इलाके में मस्जिद के बाहर तोरण द्वार बनाने को लेकर हुए विवाद में हिंसा में कल 6 लोग जख्मी हो गए थे। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलामू हिंसा के लिए सीधे सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जिम्मेदार बताया है। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में ओवैसी ने कहा कि झारखंड की सोरेन सरकार को भी इस हिंसा के लिए कसूरवार ठहराया गया। ओवैसी ने कहा कि हिंसा रोकने में झारखंड सरकार नाकाम रही है, ये सोची समझी साजिश है। झारखंड में पांकी में जामा मस्जिद के सामने कभी भी शिवरात्रि के दौरान में वहां पर गेट नहीं लगाई गई थी और मुकामी लोकल पुलिस स्टेशन में बैठकर ये बात कह दी गई, तय हो गया कि जामा मस्जिद के सामने द्वार या गेट नहीं लगाएगी। अचानक फिर आप स्टोन पेल्टिंग करते हैं मस्जिद के ऊपर, 2 घर को जला देते हैं, 2 व्हीलर को जलाते हैं और 4 व्हीलर को जलाते हैं। ये तो संघ परिवार की बहुत बड़ी साजिश थी, वो कामयाब हो गए और वहां की सरकार नाकाम हो गई। उनको तो चाहिए था कि आपकी ये सब चीजें हो रही हैं, तो सरासर इसकी पूरी जिम्मेदारी वहां की लोकल रूलिंग पार्टी के ऊपर आती है, GMM के ऊपर, जो नाकाम साबित हुई है, रोकने में नाकाम। इससे पहले फायरिंग हुई आपके रांची में, वहां पर लोग मर गए और यहां पर आपको मालूम कि ये चीजें हो रही हैं, तो आपको रोकना चाहिए था उसको। नाकामी है उनकी सरासर ये। सर, ये अभी भी वायलेंस चालू ही है और कई 12 लोग के ऊपर इसमें बहुत इंजर्ड है और पुलिस का भी एक्शन इसमें बिल्कुल अभी तक हुआ नहीं है, पूरी तरह से जांच भी अभी किया नहीं है। किस तरह का गवर्नेंस के बारे में आप बात करें? हम तो ये अपील करेंगे कि ये इस वायलेंस को इमीडिएटली सरकार को रोकना चाहिए। इस वायलेंस के ऊपर जो भी ये पूरा कॉन्स्पिरेसी के साथ तैयारी के साथ किया है उनको पकड़ना चाहिए और ये नाकामी है सरकार की और कामयाबी है उन दंगाइयों की। ये तो संघ परिवार का पूरा कॉन्स्पिरेसी है जो कामयाब हो गए उसमें। तो पलामू हिंसा के पीछे ओवैसी को संघ की साजिश दिखाई दे रही है, लेकिन इलाके के बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता दूसरे पक्ष पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी विधायक ने सवाल ये उठाया है कि वहां ईंट पत्थर कहां से आए। जानबूझ करके इसको बदनाम करने के लिए पार्टी को इस प्रकार से काम किया है कि ये पार्टी अशांत हो जाए। वैसे लोगों को अविलंब ऐसे कार्रवाई करने के लिए समाज प्रशासन करता हूँ। साथ ही साथ ये आज आप यहाँ से आगे बढ़े, ये चौक से आगे, और चौक से आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि हजारों ईंटा और पत्थर ऐसा पड़ा हुआ है ये नीचे में। ये पत्थर आया कहाँ से और ये मस्जिद से के ऊपर ऐसा पत्थर आया कैसे और कैसे ईंटा आया वहाँ पर और जब ऐसा ये जैसा कि ऐसे लोग बता रहे हैं कि कल ऐसा ये कुछ लोग अपना ईंटा या पत्थर ईंटा चढ़वा रहे थे, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए और अशांत कराने वाले व्यक्ति को निश्चित रूप से ऐसे सरकार ऐसे ये करे, व्यवस्था करे कि भविष्य में पांकी ऐसे बदनाम नहीं हो, पांकी अशांत नहीं हो। और ये इसका मतलब ये होता है कि मस्जिद के ऊपर ऐसे पत्थर चढ़ गया, ईंटा चढ़ गया, इसका मतलब यही होता है कि ये सरकार की नाकामयाबी है और ये खुफिया तंत्र ये की फेल है। तो पलामू में हिंसा किसी तरह शांत हो पाई तो झारखंड के देवघर में नया तनाव खड़ा हो गया है। भगवान शंकर के शहर देवघर में महाशिवरात्रि पर शिव बारात को लेकर संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का आरोप यह है कि देवघर जिला प्रशासन शिव बारात को रोकने की कोशिश कर रही है, जिसे लेकर उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में PIL दाखिल कर दी है। झारखंड सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार हिंदू विरोधी है और शिव बारात के लिए जरूरत पड़ने पर आमरण अनशन भी वो कर सकते हैं। देवघर की ख्याति 12 ज्योतिर्लिंगों में एक बाबा बैद्यनाथ के धाम के रूप में है। ये जो झारखंड सरकार का हिंदू विरोधी मानसिकता है वो देवघर में दिखाई दे रहा है। देवघर में मुख्यमंत्री शिव बारात नहीं निकालने देना चाह रहे हैं, जबकि ये शिव की नगरी है। देवघर यदि शिव है तभी देवघर है और इसके खिलाफ जो है मैंने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और कल माननीय उच्च न्यायालय का जो भी फैसला आएगा, उम्मीद है कि कुछ आना चाहिए, उसके हिसाब से फिर हम आगे कैसे शिव बारात निकलेगा
उसके बारे में शिव बारात कमेटी के साथ बातचीत करके हम निर्णय लेंगे। जिस तरह का धारा ये हिंदू विरोधी मानसिकता है ना। यदि देवघर में शिव बारात नहीं निकलेगा तो क्या निकले? शिव की नगरी है, यहाँ तो कन कन में शिव है, और इस शिव बारात ही नहीं निकलेगा, जो कि हजारों साल की परंपरा है। मैं तो कोट किया कि विलियम्स ने जो है अपने किताब में लिखा है, शिव बारात का जिक्र किया है, कास्टेयर ने अपने किताब में शिव बारात का जिक्र किया है, और ये किसी ने 1854 को कोट किया है, किसी ने 1890-94 को कोट किया, तो तब से चल रहा है। ये पहला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां की कांवड़ यात्रा का जिक्र है कि भगवान राम जो है वो कांवड़ लेके आए थे, और जहां शिव बारात का जिक्र है। और ये दोनों परंपरा के साथ यदि कोई छेड़छाड़ करता है, आपको पता है कि कांवड़ यात्रा जब बंद हुई तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक गया, और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से मैंने जो है सावन में, उस कोरोना काल में भी जो है इस मंदिर को खुलवाया था। तो मैं फिर से जो है, जब सर्वोच्च न्यायालय ये निर्णय दे सकता है कि कांवड़ यात्रा चलनी चाहिए, उसी तरह से मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय का जो फैसला होगा वो उचित होगा। सत्यजीत कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सत्यजीत, अगर ये हजारों साल वाली परंपरा है और शिव बारात वहां पर निकाली ही जाती है, तो प्रशासन क्या दलील दे रहा है? क्यों वहां पर इसे रोका जा रहा है? क्या तर्क है उनका? शिव बारात नहीं रोका जा रहा। नेहा, पहले तो ये क्लियर कर दिया जाए कि ये शिव बारात को कभी भी प्रशासन ने ये खुलकर नहीं कहा कि शिव बारात को रोका जा रहा है। रूट को लेकर एक रूट चॉकआउट किया गया है। निशिकांत दुबे चाहते हैं कि वो जो रूट है जिसपे वो इंसिस्ट कर रहे हैं, उस रूट को अलाउ किया जाए शिव बारात को निकालने के लिए, और उसमें प्रशासन को रिजर्वेशन है। प्रशासन के पास कोई दूसरा जो है रूट है जिसमें वो चाहती है कि उसके उस ओर से, यानी उस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए बारात निकला जाए। अब देवघर की स्थिति ये है कि बाबा का जो मंदिर है वो बिल्कुल मार्केट के बीच में लोकेटेड है। यहाँ तक कि वहाँ कोई भी अगर चाहे कि गाड़ी से एक्सेस कर ले उस मंदिर को, गाड़ी से आम दिनों में भी नहीं जाया जा सकता है, इतना भीड़ भड़ाका वाला वो इलाका है। और अगर शिव बारात का समय होता है या फिर सावन का समय होता है, तो उसकी तैयारियां जो है प्रशासन को सालों, लगभग जो है 4 महीने 5 महीने पहले से करने पड़ती है कि आखिर कौन सा रूट होगा, कि किस तरह से जो है अलाउ किया जाए, किस रूट को जो है, जो फिजिबल रूट है उससे अलाउ किया जाए, ताकि किसी तरह का कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। आपको बता दें कि जब रघुवर दास की सरकार थी यहाँ पे, उस वक्त एक वाकया हुआ था स्टैम्पेड का, जिसमें सावन के दौरान, कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों लाख की भीड़ होती है। स्टैम्पेड हुआ था उस वक्त, और उसमें कुछ लोगों की जान भी चली गई थी, अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था। उसके बाद से फूंक फूंक कर प्रशासन भी कदम उठती है। अब जो है आस्था का मामला तो है ही है, अब इस मामले को लेके जो है निशिकांत दुबे कोर्ट भी गए हैं, तो अब ये देखना होगा। कोर्ट पहुंच गए हो, पीआईएल दाखिल हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात अब बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की करेंगे, क्योंकि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर धार्मिक महाकुंभ का आयोजन करने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा दावा किया है। आज तक से बातचीत में धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया कि हिंदू राष्ट्र को लेकर संसद में कुछ होने वाला है। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि जिसके अंदर सनातन का खून होगा, जुनून होगा, वो दिल खोलकर हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट करेगा, बोलेगा और करवा कर रहेगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन बोर्ड बनाने की भी जरूरत बताई। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पे महाराज जी। और हिंदू राष्ट्र का संकल्प, इसी को लेकर के यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, और अब तो कई दूसरे नेता भी जो है सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ, सनातन को तो आगे आना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अगर जिसके अंदर सनातन का खून होगा, ब्लड होगा, जुनून होगा, वो दिल खोल कर ये बात को सपोर्ट करेगा, बोलेगा और वो करवा करके रहेगा। जिसके खून में दिक्कत होगी वो नहीं बोलेगा, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने जब ये संकल्प लिया था, हिंदू राष्ट्र का संकल्प, तो आपको अंदाजा था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जो है बागेश्वर धाम में पहुंचेंगे? आज हमने देखा कि पंडाल जो है वो छोटा पड़ गया, पहाड़ पे चढ़ के लोग जो है वो आपका दरबार देख रहे थे। देखो, अंदाजा तो ऐसा है कि हमने सुना है कि बागेश्वर धाम पे अर्जी लगती है और पर्चा बनता है, तो हमें भरोसा अपने इष्ट पर अटूट है। और हमें तो ये भी अंदाजा है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो रहा है। आपके सनातन धर्म की जब बात आती है तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कहनी, अगर वक्फ बोर्ड हो सकता है तो भारत में सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। आप सहमत हैं? अच्छी मांग है, बहुत अच्छी मांग है। आई सपोर्ट। एक सवाल बस, हालांकि राजनीति में आज बोलते नहीं है, लेकिन आप स्वामी प्रसाद मौर्य को कहते हैं कि चीन को भस्म कर दें आप,
अगर इतनी शक्ति आप? हम सनातन धर्म के संवाहक हैं और हमारे धर्म में किसी को भी दमन करना या हिंसा करना नहीं सिखाया जाता। शिक्षा देना हमारे धर्म की एक नीति है। अगर उन्हें ऐसा लगता है तो उन्हें पहले खुद जाकर ट्राई करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल बस स्वामी जी आखिरी में ये रहेगा महाराज जी कि एक ऐसे नेता थे जो पहले तो आप पे आक्रमण कर रहे थे, लेकिन उन्हीं की पार्टी के एक दूसरे नेता आए, वो आपके दरबार में आपका आशीर्वाद लेके चले गए, तो कौन सा डेकाडोन दिया है आपने? जो आते हैं सबका स्वीकार। हम इन सब में ज्यादा कौन विरोध कर रहा है, पढ़ते नहीं। धन्यवाद है, जो आए बागेश्वर बालाजी का धाम है, सबको आशीर्वाद। आपके गुरुजी हैं, वो कह रहे हैं भोपाल का नाम बदलना चाहिए, भोजपाल होना चाहिए। स्वामी भद्राचार्य जी महाराज वो कह रहे हैं भोपाल का नाम बदलना। गुरुदेव भगवान जो बात बोलते हैं फैक्ट और एकदम भाव से, और जो हकीकत और सत्यता होती है उस पर बोलते हैं। बदलना चाहिए, क्योंकि प्राचीन नाम वही है और व्यक्ति की प्राचीन नाम से जाना, स्थान को प्राचीन नाम से जाना जाना चाहिए। कब बन जाए भारत, क्योंकि बहुत मुफीद समय आपको लगता है कि अब हिंदू राष्ट्र के लिए तरफ बहुत तेजी से बढ़ गया, और खासतौर से इस अनुष्ठान के बाद और ये जो संकल्प आपने लिया उसके बाद से पूरे देश में एक तरीके से इस पे शुरू हो गई आ रही है और बहुत जल्दी ये क्रांति से संसद में कुछ होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्होंने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और साफ तौर पर जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है, जो संकल्प लिया गया है बागेश्वर धाम में, उस पर भी अपनी राय सामने रखी है। कैमरामैन अमरीश के साथ अवीश पाल सिंह, बागेश्वर धाम, आज तक। तो आपने देखा बागेश्वर सरकार का हिंदू राष्ट्र पर बड़ा दावा। अब हम आपको दिखाते हैं बागेश्वर सरकार का दिव्य दरबार। यहां कल बीजेपी सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने हाजिरी लगाई। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा भी पहुंचे और पतंजलि पीठ के बालकृष्ण भी। बागेश्वर धाम में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। लोगों को पंडाल में जगह नहीं मिल रही तो वो पहाड़ियों पर बैठकर बाबा को सुन रहे हैं। बागेश्वर धाम में बीजेपी सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने स्वर लहरियां बिखेरी तो झूम उठे बागेश्वर सरकार के भक्त। हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ 13 फरवरी को छतरपुर के बागेश्वर धाम में धार्मिक महाकुंभ शुरू हुआ है और कल बारी थी मनोज तिवारी की भजन संध्या की। मनोज तिवारी ने भजन गाए और साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र के संकल्प का जय घोष भी किया। हम तो यही बाबा बागेश्वर बालाजी से मांगते हैं कि भारत की संस्कृति का प्रसार हो, भारत की संस्कृति में भारतवासियों का विश्वास हो। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी का हमेशा स्वास्थ्य उत्तम रहे और वो सत्य सनातन को बढ़ाने के लिए ऐसे ही कार्य करते रहें। हम लोगों को भी देश की संस्कृति के अनुसार कार्य करने की शक्ति मिले, ऐसे हम प्रार्थना करते। बागेश्वर सरकार के नाम से मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार में कल मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी हाजिरी लगाई। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ था मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के दौरे के साथ, और अब प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बीडी शर्मा पहुंचे हैं बागेश्वर धाम। तस्वीरों में आप पीछे देख सकते हैं बीडी शर्मा मौजूद हैं और बीडी शर्मा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ मंच साझा कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनके साथ अगर इस वक्त देखें आप तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा मौजूद हैं। पहले कमलनाथ, फिर मनोज तिवारी और बीडी शर्मा, ये तस्वीरें विवादों में घिरे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की महिमा की गवाही दे रही हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प को पुरजोर समर्थन मिल रहा है। हिंदुत्व तो हिंदू के बारे में अगर आप बात करेंगे, इस भारत में रहने वाला हर आदमी हिंदू है और हिंदुत्व जीवन पद्धति है। और जीवन पद्धति में कोई कहता कुछ भी रहे,
इसी जीवन पद्धति में लोग जीते हैं इस भारत की मातृभूमि पर। उसी आध्यात्म में लोग जाने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कमलनाथ जी घूम रहे हैं, अंत में कहां रहे हैं? टकरा वहीं रहे हैं। बागेश्वर धाम में कल आचार्य बालकृष्ण भी पहुंचे और श्रद्धालुओं को सनातन धर्म के बारे में बताया। बाबा बागेश्वर के भक्तों की फहरिस्त में अगर खास लोग हैं तो आम लोगों की भी तादाद अपार है। बाबा के पंडाल में खचाखच भरी भीड़ और अर्जी में अपना नाम निकलने का इंतजार करते लोगों की तस्वीर देखिए। धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार पर तर्कवादियों को तमाम सवाल यहीं बेमानी हो गए हैं। सनातन धर्म है तो है, बाकी सब पाखंड है। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी जो बोलते हैं, बागेश्वर बालाजी जो बोलते हैं, सच होता है। सच बोलते बाबा? क्या बोलते, क्या लगता है आपको? बाबा सच बोलते हैं। बागेश्वर धाम के बाहर का नजारा देखिए। जत्थों में लोग लगातार धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में पहुंच रहे हैं। जिन्हें पंडाल में जगह नहीं मिल रही, वो पहाड़ियों पर बैठकर बाबा की वाणी सुन रहे हैं। एमपी के सागर से डमरू बजाने वाली इस मंडली ने पूरे माहौल को दिव्य बना दिया है। बागेश्वर धाम का माहौल पूरी तरह भक्तिमय है। हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ हर दिन सुबह 5 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक यहाँ यज्ञ किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या महायज्ञ करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का चमत्कार किया जा सकता है? लोकेश चौरसिया के साथ रवीश पाल सिंह, छतरपुर, आज तक। अगली खबर का रुख करेंगे। बात करेंगे कानपुर देहात की, जहां पर अतिक्रमण हटाने में मां बेटी की जलकर मौत हुई थी और इस घटना से जुड़ा एक पुराना वीडियो अब सामने आया है। पीड़ित परिवार 14 जनवरी की रात अपनी फरियाद लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा था, लेकिन वहां उसकी एक ना सुनी गई। उल्टे परिवार के खिलाफ हंगामा करने का केस दायर कर दिया गया। माँ बेटियां कहती रहीं जान दे देंगे, जान दे देंगे, लेकिन प्रशासन का कलेजा नहीं पसीजा। झोपड़े में चल गया बुलडोजर, जलकर माँ बेटियों की हो गई मौत। कानपुर देहात में अपनी झोपड़ी बचाने के चक्कर में बेटी के साथ जान गंवाने वाली प्रमिला दीक्षित की इसी घटना से जुड़ा 14 जनवरी का एक वीडियो सामने आया है। और गाली गलौज बहुत गंदी गंदी बक रहे थे। माँ तो जुड़ती रही, सब कुछ करती रही, लेकिन माँ ने नहीं, सब गिरा दो पूरा घर कहूँ रही जगह नहीं। हम यहीं आए रहने के लिए। यहाँ कोई मिला आपसे? कोई नहीं मिला। अच्छा, यहाँ क्या अपना बकरी सब सामान लेके आई हैं? सब ले आई। क्या चाहती हैं आप? कर्जा काट के तो घर बनवाओ, तो वो भी गिरा दो। 14 जनवरी की सर्द रात प्रमिला दीक्षित पूरे परिवार और बकरियों के साथ लेखपाल और तहसीलदार की शिकायत करने पहुंची। आप ही का घर वहाँ बना था कि और लोगों का? और लोगों के बने तन की नहीं गिरवाए। केवल आपका गिरा दिया? क्या मानती है क्यों गिराया? आपका केवल क्यों गिरा दिया? पता नहीं। आपसी परिवार में रंजिश सती हुई जबरदस्त है। पैसे वाले हैं, उन्हें 2 भाई ले आर्मी में है, पैसा दे के वो घूसखोरी करी, लेखपाल उन्हें इनसे गिरवा दो। वीडियो देखिए। दीक्षित परिवार अपनी फरियाद कर रहा था और वहां मौजूद एक शख्स ने किसी को फोन कर उन्हें हटवाने की बात कह दी। 2 बीघे हमारे पास खेत है, या तो मैं 50 बीघे, मुझे तो नहीं, बहुत बड़े रईस हैं। कम से कम 5-6 साल नहीं रही, नहीं बात। गरीबों के साथ अत्याचार है, कुल मिला के यही है। गांव समाज की जमीन पर कब्जा किए थे ऊसर की, और यहाँ पर ये सब बकरी अकड़ी लेकर के आ गए। महिला पुलिस लेकर के आएगी, इनको हटवाइए। परिवार ने जब देखा कि उनकी फरियाद नहीं सुनी जा रही तो विरोध में वहां मौजूद शिवम कपड़े उतारने लगा। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था।
प्रशासन ने संवेदनशील तरीके से शिकायत सुनने की जगह उल्टे दीक्षित परिवार पर जिलाधिकारी कार्यालय पर हंगामा करने का मुकदमा दर्ज कर दिया। परिवार पर यह पहला मुकदमा नहीं, बल्कि इससे पहले भी एक मुकदमा मैथा तहसील प्रशासन ने इस परिवार पर दर्ज कराया था। 14 जनवरी को ये सब हुआ और इसके ठीक एक महीने के भीतर 13 फरवरी को बुलडोजर टीम झोपड़ी गिराने पहुंच गई और फिर जो हुआ वो सबके सामने। सूरज सिंह, कानपुर, आज तक। और अब बात त्रिपुरा चुनाव की करेंगे। इस साल का पहला विधानसभा चुनाव त्रिपुरा से शुरू हो चुका है। वहां आज सभी 60 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही त्रिपुरा में मतदान शुरू हो चुका है। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री मानिक साहा ने वोट डाला और इस बार बीजेपी के सामने कुर्सी बचाने की चुनौती है, तो कांग्रेस और लेफ्ट फिर से सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रहे हैं। क्या कहना चाहिए चुनाव के दिन है, किस तरीके से माहौल देख रहे हैं सर? किस तरीके से माहौल देख रहे हैं? माहौल तो अच्छा है, पीसफुल है। ये आप चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप लाइन में खड़े हुए हैं। चीफ मिनिस्टर से क्या, मैं तो साधारण एक वोटर हूँ। चीफ मिनिस्टर से क्या लेना देना? क्या मुझे बताइए कि मैं बाहर से आया हूँ, अगरतला में लोग क्या सुबह सुबह वोट डालने आते हैं? एकदम सवेरे आ जाते हैं। हम लोग भी अपील किए, ये लोग आए सवेरे सवेरे। सर, कल रात कुछ इलाकों में वायलेंस की भी खबरें आई, क्या कह रहा है जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट से, क्या लग रहा है सर? देखिए, ये लोग कोशिश करेंगे। दोनों संतरास पार्टी है, सीपीएम भी संतरास पार्टी है, कांग्रेस भी संतरास पार्टी है, तो ये लोग दोनों मिले हुए। हम लोग को मालूम था ये सभी करने वाला है और आरोप हम लोग को ऊपर देंगे। तो अब हमारे पास तो अभी है नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन देख रहा है अभी, और ये लोग करेंगे ये सब चीज। ये लोग ही करते हैं सर। ऋतिक मंडल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे अगरतला से जुड़ गए हैं। ऋतिक, लगभग 2.5 घंटे का वक्त बीत चुका है। कितने फीसदी मतदान हुआ है, क्या खबरें आ रही हैं? देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा, कुछ देर पहले चीफ मिनिस्टर को सुन रहे थे। मानिक साहा ने कहा कि जिस तरीके से चुनावी माहौल है, मैं अगरतला में हूं। अगरतला एक ऐसा शहर है कि जो बंगालियों से प्रभावित है। आपको दिखाना चाहेंगे जो फीसदी यानी कितना प्रतिशत वोट मतदान हुआ है, वो एक विजुअल्स के जरिए जरा समझ लीजिए। हम देख सकते हैं कि ये महिलाओं वोटर की लाइन है। मैं आपको बता दूं, सुबह 7 बजने से पहले ही इस तरीके से वोटिंग शुरू हो गया था और लोग आने शुरू हो गए थे। जैसे ही वोटिंग शुरू हुआ, लोग इस तरीके से आने लगे। लोग यहाँ पर मानते हैं कि सुबह सुबह आना यानी पहले मतदान उसके बाद जलपान, ये छवि हम अगरतला से दिख रहे हैं। आइए कुछ महिला वोटर से बात कर, जो यहाँ पर वोटर आए हुए उनसे बात करते हैं। उसके बाद आपको रुझान समझाऊंगा क्या किस तरीके की वारदात की खबरें भी आ रही है त्रिपुरा के चुनाव के दौरान। मैडम गुड मॉर्निंग। मैं बात कर रहा था कि आपके जो इस शहर के जो वोटर्स है वो सुबह सुबह आ जाते हैं, तो जब आप आ रहे हैं क्या जहन में रहता है, खासकर अगरतला के जो महिला वोटर है, जब आप वोट डालने जा रहे हैं? तो सबसे पहले तो जहन में रहता है कि सुबह सुबह हो जाए तो वी हैव द एंटायर डे लेफ्ट, और ये रहता है कि किसी प्रॉब्लम्स के होने से पहले हम वोट देके चले जाए। बट दिस टाइम हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा सेफ है, तो उसी वजह से हम बहुत खुश है इस बार कि जब वोट दे रहे हैं जो भी तरीके से दे रहे हैं। जी हाँ, जैसे हमने कुछ देर पहले चीफ मिनिस्टर जो मानिक साहा है उनको भी सुना। आपको बताते चले कि ये जो हालांकि अगरतला में जो पिक्चर्स हम देख रहे हैं, जो विजुअल्स हमें मिल पा रही है, वो अमूमन सामान्य है, स्वाभाविक है, लेकिन विशालगढ़ एक जगह है जो त्रिपुरा के जो 60 विधानसभा चुनाव में आज मतदान प्रक्रियाएं चल रही है उनमें से एक अहम है, जहां पर बीती रात काफी सारे जो वायलेंस की खबरें आई, वहां पर बताया जा रहा है बॉम्बिंग भी किया गया। दरअसल जो वोटर्स है उनको डराने की कोशिश की गई, बाकायदा वहां पर जो मौजूदा फोर्स है वहां पर भेजा गया। हालांकि राजनीति भी शुरू हो चुकी है। चीफ मिनिस्टर मानिक साहा का कहना है इसके पीछे वामपंथी और कांग्रेस इनका हाथ है। आप जानते हैं कि इस बार के चुनाव में बेहद रोचक है, क्योंकि ये जो दो विपक्षी दल कभी हुआ करते 60 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। ऋतिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।